पिछले 2 दिनों में कुछ राहत तो प्रदूषण से मिली है, लेकिन इससे फिर बढ़ने की आशंका है। और हर साल इस मौसम में जैसे ही पारा कुछ गिरता है, प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता है। बावजूद इसके समाधान पर जितनी बातें होती हैं, उतना समाधान या उसका असर दिखता नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको इन आंकड़ों के जरिए भी बताएंगे और ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का इस समय क्या हाल है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो WHO की सुरक्षित सीमा है वो 100 है। AQI 100 के नीचे होनी चाहिए, लेकिन राजधानी में हकीकत बहुत खतरनाक है। रविवार को AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा, सोमवार को AQI खराब श्रेणी में रहा। सोमवार को दिल्ली में AQI 263 था, 100 से कहीं ऊपर। सोमवार को नोएडा में AQI 229, सोमवार को ही फरीदाबाद में AQI 256, सोमवार को गुरुग्राम में AQI 229, यानी कि सभी जगहों पर 200 से कहीं ज्यादा। अगले 6 दिन बहुत खराब या फिर खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। और ये दिवाली के पहले है, दिवाली से पहले ही ये प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट हैं, ऐसा दिल्ली सरकार ने बताया है। और हवा की जब गति कम हो जाती है तो इससे प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं वो कौन कौन से हैं। भारत में जो हाल है वो एयर इमरजेंसी कहा जा सकता है, क्योंकि जो सुरक्षित सीमा AQI की वो 100 के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सभी जगह AQI जो है 100 से कहीं ऊपर है। दिल्ली में देखिए आप तो 360 खतरनाक श्रेणी में, नोएडा 290, मानेसर, ये सब NCR के इलाके हैं, 280, मेरठ 253, मुजफ्फरनगर 299, कुरुक्षेत्र 256 और गुरुग्राम 152। ये स्थिति अभी हाल के दिनों की है, जबकि जो सुरक्षित सीमा है वो 100 के नीचे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होनी चाहिए। ये जो हवा है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, मेडिकल जर्नल है लैंसेट की स्टडी है कि जो वायु प्रदूषण है उससे असमय मौत काफी ज्यादा हो रही है। 2019 में ही 16 लाख लोगों की असमय मौत हुई प्रदूषण की वजह से, और भारत में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां प्रदूषण से मौत हो रही है। 2019 में भारत में कुल मौत का 18% प्रदूषण से जुड़ा हुआ था। 2020 में ग्रीन पीस के मुताबिक प्रदूषण से भारत में 1,20,000 मौतें हुई। वायु प्रदूषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का नुकसान। और जो 2020 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में 54,000 असमय मौत हुई है। ये भी ग्रीन पीस के आंकड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी है कि प्रदूषण से जो जन्म दर है वो 10 साल कम हो रही है। 2021 में हार्वर्ड की एक स्टडी है कि भारत में 1/3 मौत की वजह वायु प्रदूषण है। भारत में जो महानगर हैं, जो बड़े शहर हैं, जिनमें दिल्ली भी है, इस बार तो मुंबई में भी प्रदूषण बहुत ज्यादा रहा, इसके बावजूद कि वो समंदर के किनारे है। वायु प्रदूषण से WHO की रिपोर्ट है कि 2021 में 70 लाख, दुनिया भर में 70 लाख लोगों की असमय मौत हुई है। तो ये बहुत ज्यादा एक खतरनाक स्थिति जो है बनी हुई है यहाँ पर, और इस पर हम हर साल बात करते हैं, हर साल चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, अनुमिता रॉय चौधरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। अनुमिता, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हम हर साल इन महीनों में ये बात करते हैं, बार बार आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुझाई भी हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। मतलब जिस महीने में ऐसा होगा उसके पहले हम किस तरह की तैयारी करते हैं। ये तो पता है कि अभी इस तरह के प्रदूषण बढ़ेगा, तापमान गिर रहा है। डॉक्टर विशाल राव भी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट डीन है सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च HCG कैंसर सेंटर। उनसे भी बात करेंगे कि स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है। पर अभी जो अनुमिता जी, अभी जो स्थिति है दिल्ली में, फिर हुआ कि पिछले 2 दिनों में कुछ राहत हुई, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत खराब श्रेणी। तो इस समय की जो स्थिति है वो क्या है, और आने वाले दिनों में एक बार प्रदूषण फिर बढ़ेगा, तापमान गिरेगा और भी चीजें होंगी, स्टबल बर्निंग शुरू हो गई है। तो इस समय एक बड़ा कारण क्या है इस बढ़ते हुए प्रदूषण का?
नगमा जी, आपने बहुत ठीक कहा। और जो आंकड़े आपने बताए ये बहुत ही चिंता की विषय है। और हर साल जैसे आपने कहा कि हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, प्रदूषण घटता है। अब अभी की जो स्थिति है, अभी जो हम ये पुअर टू वेरी पुअर के तरफ जो भी जा रहे हैं हम, और हर साल हम देखते हैं कि जो शुरुआत होती है सर्दियों की, उस समय पहले तो ये पराली जलती है, और उसके बाद दिवाली, और उसके साथ जो पूरी प्रदूषण शहर में हो रहा है, और ये पूरा दब जाता है। इसका कारण है यही कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो हो रहे हैं अभी, कि हवा की गति एकदम धीमी हो जाती है, ठंड पड़ रही है, तो इससे हवा जिस तेजी से यहाँ पे चलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अगर एटमॉस्फेयर में इस तरीके की धीमी की आती है, तो उससे प्रदूषण, अगर हवा दब जाती है तो प्रदूषण भी दब जाता है, और तभी ये स्थिति बनती है। पर ये तो हम जानते हैं हर साल ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो होगा। पर इसके लिए जो प्रदूषण को हमें घटाना है, और जिस तेजी से घटाना है, वो नहीं हो पा रहा है। अब तो जो ये जी, अनुमिता जी, जैसा आपने कहा कि ये हम जानते हैं कि समय हुआ क्योंकि हवा की गति कम हो गई है, तापमान गिर रहा है, स्टबल बर्निंग शुरू हो गई है। स्टबल बर्निंग के लिए भी बहुत सारी बातें हुई थी कि वो ना जलाई जाए पराली और उसके लिए कुछ और किया जाए, वो भी क्या बड़े पैमाने पर देखा गया। आप लोगों की स्टडीज क्या बता रही हैं कि क्या जो ये पराली जलाने के मामले होते हैं उनमें पिछले सालों के मुकाबले कुछ कमी है या ये वही है? देखिए, अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो दिखा रहा है कि पढ़ाई के जो आंकड़े हैं वो दिखा रहा है कि घट रहा है, कम हो रहा है। पर कितना घट रहा है, कितना कम हो रहा है, हमें तभी पता चलेगा जब जो पीक सीजन है पराली जलने की, जब वो पूरा चला जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि ये घटा है कि नहीं। पर तो ये स्थिति अभी जो पीक सीजन नहीं हुआ, ये बस शुरुआत हुई है। अभी ये है कि अभी तापमान शुरुआत कम हुई हुआ और हवा की गति कम हुई, तो हम दिल्ली में ये स्थिति देख रहे हैं कि है, हम उसमें बहुत हमें खराब श्रेणी में आ गए। बिल्कुल। हाँ, और तो क्या अगर आप अमूमन दिल्ली में भी हवा खराब ही रहती है? क्या रहती है ज्यादातर? AQI क्या 200 और उसके कुछ ऊपर, और इस समय हम 300 के कहीं ऊपर हैं। तो किस तरह की इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज? पिछले दिनों बात हुई कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो एक्शन प्लान होता है ग्रैप का वो लागू हो। तो अभी जो स्थिति है उसमें क्या सरकार को करना चाहिए, क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सरकार के तरफ से तो कहा गया है कि अभी ग्रैप टू, जो एयर कमीशन जो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी ग्रैप टू की स्थिति आई है। पर बात यह है कि देखिए, जब प्रदूषण है शहर में और हम जानते हैं ये आसानी से नहीं जाएगा, उस वक्त हम इमरजेंसी एक्शन इसीलिए लेते हैं ताकि स्थिति और ना बिगड़े। इसीलिए इमरजेंसी एक्शन लिए जाते हैं। और जी, जितना बढ़ेगा उतना इमरजेंसी एक्शन को तो आपको ये और भी जी, स्ट्रिंजेंट तो करना ये पड़ेगा। ग्रैप 2 की स्थिति अगर अभी है तो यानी कि क्या क्या बंद किया जाएगा या क्या होना चाहिए अभी इसको देखिए, ग्रैप फौरन टू रोकने के लिए? तो अभी उतनी पाबंदी नहीं आती है। इस पर ग्रैप वन और ग्रैप टू का जो मेन मुख्य फोकस होता है वो है कि आप इन्फोर्समेंट को बहुत तेजी से ठीक करें। जो जो कचरा जलाए जा रहे हैं उसको आप बंद करें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो भी डस्ट कंट्रोल के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको आप लागू करें। जो धूल उड़ रही है उसको आप बंद करें। और उसके साथ साथ जो गंदे ईंधन जलते हैं दिल्ली और एनसीआर में, उसमें लगाम लाएं। तो ये है जो एनफोर्समेंट है उसको आप बहुत तेजी से ले जाएं। पर यह आसान नहीं है। देखिए, दिल्ली में आज भी 30% दिल्ली में फॉर्मल वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम भी नहीं बना है अभी। और इस अगर कूड़ा बाहर कहीं पर भी अगर पब्लिक स्पेस में वो जमा होगा तो लोग उसको जलाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो सिस्टमिक चेंज, जो कहते हैं कि जो हर साल जो हमें काम करनी चाहिए कि पूरी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और वेहिकुलर पोल्यूशन अब सबसे मुख्य कारण है दिल्ली में प्रदूषण का। और यहाँ पे जी, हम जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार नहीं आया है, तो निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता है वो बहुत बढ़ रहा है। तो अगर ट्रैफिक वॉल्यूम को हम नहीं कम कर पाएंगे, तो अभी जो वेहिकुलर पोल्यूशन है तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मोर देन 50%। उसके ऊपर हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। जी। डॉक्टर विशाल राव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम एक तो ये चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में, इस बार तो हमने मुंबई में भी देखा, प्रदूषण महानगरों में लगातार बढ़ रहा है।
और दिल्ली एनसीआर की ही सिर्फ ये बात नहीं है, ये भी है कि जो टॉक्सिक एयर है, जो जहरीली हवा है, वो कैसे हमें धीरे धीरे बहुत बीमार कर रही है और असमय मृत्यु जो होती है वो उसका दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, WHO की स्टडीज़ हैं, जैसे 2019 के एक आंकड़ा था कि वायु प्रदूषण से 16 लाख असमय मौत हुई है। तो वायु प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता जब तक आप बीमार ना पड़ जाएं, वो कितना बड़ा खतरा बना हुआ है लोगों के लिए, किन तरहों से डॉक्टर? जहां तक मैं देख रहा हूं, आज के दिन में वायु का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण और खाने का प्रदूषण तीनों भी हो रहा है, जिसके वजह से जो कैंसर की मात्रा है वो काफी अधिक बढ़ गई है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो एक स्टडी कंप्लीट जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ था, वो बोल रहा है कि बिलो 50 इयर्स के लोगों में 80% इंक्रीज हुआ है कैंसर लास्ट 30 सालों में। तो ये काफी चिंताजनक बात है। बट मैं हमारे वीक्षकों को एक और बात कहना चाहूंगा कि देखो, जब हम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हम पार्टिकुलेट मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोग्राम के जो पार्टिकल है, जो हमारे श्वासकोश के अंदर जाके बस जाते हैं और वहां से खून की नली के थ्रू अलग अलग शरीरों के अंगों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का डिजीज हो, लंग का डिजीज हो, कैंसर हो या इनफर्टिलिटी हो, आज बढ़ रहा है काफी तेजी तरह से। और आज हमारे देश में अगर हम देखा जाएगा तो कर्नाटक को ही देखेंगे तो कर्नाटक का एयर क्वालिटी अभी पुअर में माना जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स करीबन 120 प्लस में है। बट इसमें भी हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो अबाउट 38 तक है, बट दिल्ली में 100 क्रॉस कर चुका है 2.5 का, जो काफी डेंजरस है, क्योंकि हर 10 यूनिट के लिए इसका जो परसेंटेज ऑफ कैंसर का इंक्रीज है काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कैंसर एक चीज है, बट इसके अलावा जो इमीडिएट हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, अस्थमा, इनफर्टिलिटी और प्रीमेच्योर डेथ है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि मामले जैसे हार्ट डिजीजेज हों, लंग डिजीजेज हों, कैंसर के केसेस हों, वो लगातार बढ़े हैं। एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं पहले कि वायु प्रदूषण जो है वो दुनिया में बढ़ते कैंसर के मामले की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अमेरिका, फ्रांस, भारत में ये शोध हुआ है जिससे पता चलता है कि आदमियों में जो लंग कैंसर या महिलाओं में खास करके ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं वो बढ़े हैं, और किस तरह वायु प्रदूषण में PM 2.5 ज्यादा होने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत बढ़ा है। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। वायु प्रदूषण की वजह से हर 90 शख्स में कैंसर पनपने के आसार हैं। लेकिन हाल में अमेरिका और फ्रांस में प्रदूषण पर हुए शोध के दौरान ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वायु प्रदूषण में 2.5 PM जहां ज्यादा है, वहां काम करने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 8% ज्यादा पाए गए हैं। जबकि फ्रांस में हुए शोध से पता चलता है कि जहां PM 2.5 ज्यादा है, वहां 28% ब्रेस्ट कैंसर होने के आसार हैं। ICMR के आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2025 तक हर 29वीं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा। US की स्टडीज के हिसाब से एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज है ब्रेस्ट कैंसर होने का। एयर पोल्यूटेंट्स को जो इंटरनेशनल एजेंसी ऑन कैंसर रिसर्च है, उसने लेवल 1 ऑफ कार्सिनोजन बताया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिस, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के रूप में। लेकिन भारत में वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ने से कैंसर के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है। भारत के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि पिछले साल 14 लाख से ज्यादा मामले कैंसर के पाए गए हैं, जिसमें फेफड़े और स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा मामले थे। सवाल ये उठता है कि आखिर वायु प्रदूषण से कैसे ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की कैंसर विशेषज्ञ प्रज्ञा शुक्ला कहती हैं, ये जो है एंडोक्राइन डिसरप्शंस कॉज करते हैं ब्रेस्ट में, और ये ब्रेस्ट टिश्यू में और लिक्विड्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर में इनका योगदान है। ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं केवल बाहरी हवा के ही नहीं जो हमको हार्म करते हैं,
जो हम इंडोर अपने रूम में नॉर्मल तरीके से जो हवा ब्रीद इन करते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कैंसर होने की प्रबलता बढ़ जाती है। दरअसल वायु प्रदूषण में PM10 और PM2.5 वायु गुणवत्ता को मापने का तरीका होता है और PM2.5 की मात्रा 60 और PM10 की मात्रा 100 होने को सुरक्षित माना जाता है। लेकिन PM2.5 बहुत छोटे आकार का होने के कारण इसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये फेफड़े और खून में घुल जाता है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। डॉक्टर विशाल राव, हमने अपने सहयोगी की रिपोर्ट देखी कि कैंसर कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है बढ़ते हुए प्रदूषण से। मेडिकल इमरजेंसी है एक तरह से ये बढ़ता हुआ प्रदूषण और सभी शहरों में है। कितनी स्टडीज़ हैं इसको लिंक करते हुए, प्रूव करते हुए, जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसके केसेस इतने बढ़ रहे हैं, प्रदूषण से ये सीधा जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली इसमें जितने अभी काफी इसमें ऊपर संशोधन हो चुके हैं, अब इसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है बोल के विश्व आरोग्य संस्था बार बार बता रहा है। और पहले जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बोला था, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उसमें हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि ओजोन का जो इम्पैक्ट है। अब हम सोचते हैं कि ओजोन जो है प्रोटेक्टिव है, बट एक्चुअली में WHO का रिपोर्ट में भी बोला गया है कि ओजोन एक पोल्यूटेंट है जब वो एटमॉस्फेयर के नीचे ग्राउंड लेवल पर रहता है। और ये ओजोन बनता कैसा है, नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के मिक्स होने में। उसमें जो स्मॉग बनता है ये ओजोन की वजह से, उसको बहुत ही हानिकारक माना जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत खराब माना जाता है। इसके लिए मैं और एक और बात बोलना चाहूंगा कि नाइट्रस डाइऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इनसे ज्यादा भी ओजोन का मात्रा भी आजकल तकलीफ दे रहा है हमारे पोल्यूशन को। और बहुत सारे रिपोर्ट है बड़े बड़े हुए हैं। अब पॉलिसी इंटरवेंशन की बारी है कि हमको जिम्मेदारी लेना है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हर इंडिविजुअल का काम होना चाहिए, हर घर का काम होना चाहिए। ये एयर पोल्यूशन के जो मुद्दा है उसको घर घर में हर आदमी अपने पर्सनली तौर पे अगर लेगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, व्हीकल्स को हो या इंडस्ट्रीज को हो, तो उसी तरह से हम लोग इसका बदलाव लेके आ पाएंगे। नहीं तो हम सिर्फ इसके ऊपर रिपोर्ट बनाते जाएंगे बट कॉल फॉर एक्शन नहीं होगा। अब आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे, अनुबिता, अब इस वक्त जो स्थिति हम देख रहे हैं, हर साल ये स्थिति बनती है, पर जो सिचुएशन है, अगर एक एक्सपर्ट के तौर पे हम आप सलाह दें और सरकार माने, तो क्या करना चाहिए था अभी के पहले ताकि ये स्थिति ना बनती? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है वो है कि जो साफ हवा के लिए जो मानक बनाए गए हैं उसको तो हमें मीट करना पड़ेगा सबसे पहले। पर अगर अभी की जो एनुअल एवरेज की लेवल है, उस मात्रा से हमें 60% तक पार्टिकुलेट मैटर को घटाना होगा अगर ये साफ हवा के लिए जो मानक है उसको अगर हमें मीट करना हो। तो अब अंदाजा लगाइए कि क्या हमें करना होगा ये प्रदूषण को खत्म करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि वेहिकुलर पोल्यूशन और जो ये गंदगी जो कचरा जो हम जला रहे हैं, जो गंदे ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, NCR में, और जो सबसे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो एक्शन प्लान तो बन चुका है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी सख्ती से हमें करना है। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि अगर हमें जो साफ हवा अगर हमें चाहिए तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जो आसपास के इलाके हैं, पूरी रीजनल एयर शेड के लेवल पे हमें काम करना होगा। जो हम हमेशा कहते हैं कि जैसे हमने पैंडेमिक में हार्ड लॉकडाउन के समय हमने देखा था हवा कितनी जल्दी साफ हुई थी, पर उस वक्त पूरी एक्टिविटी, पूरी इकोनॉमी को हमें बंद करना पड़ा था, पर वो तो हम नहीं कर सकते। तो जो करना होगा हमें वो है पूरी रीजनल लेवल पे व्हीकल्स, इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, वेस्ट, ये हर मुख्य सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन के ऊपर हमें बहुत सख्ती से काम करना होगा। और यही आगे बढ़ के हमें देखना होगा कि सिर्फ जो है इमरजेंसी एक्शन से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पूरे साल भर हम सिस्टम लेवल पे काम करना होगा।
नहीं, सही कह रही हैं आप कि एक सिस्टमिक चेंज जो है, बदलाव जो है वो आना ज़रूरी है। इमरजेंसी मेजर्स जो होते हैं, आपातकाल जो हम एक्शन लेते हैं, वो बस अभी 2 दिन पोल्यूशन ज़्यादा है तो उसको रोकने में काम कर सकता है, या कम करने में, रोकने में तो नहीं, कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति हर साल आती है और इसके लिए सिर्फ दिल्ली में क्या है, गुड़गांव में क्या है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये नहीं, पूरे क्षेत्र आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर एक कार्रवाई हो, जो मुख्य सोर्सेज हैं पोल्यूटेंट के, वहाँ पे कार्रवाई हो, वो और सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी इससे कुछ बचाव हो सकता है। एक हेल्थ इमरजेंसी भी है ये, एयर इमरजेंसी जो है। धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर विशाल राव और अनुमिता रॉय चौधरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे ताकि ध्यान कानून बनाने वालों का, लागू करने वालों का इस पर जाता रहे कि ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है और इससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है।